अस्सलाम वालेकुम, मैं फरियान अली गौहर बात से बात में आपके साथ। आज किससे करेंगे मुलाकात? हमने कोशिश की कि जिन जिन से आपको मिलाया उनकी शख्सियत के अलावा उनके अंदर जो शख्स है, जो इंसान है, जो आदमी है, उससे बातचीत करवाई जाए, उससे मुलाकात हो। हमने इस सिलसिले का आगाज़ वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ के साथ किया। हमें बेहद खुशी है कि उन्होंने ज़हमत की कि वो हमारे स्टूडियो आएँ बजाय कि हम उनके पास चलते। इसी तरह एक और शख्स हमारे स्टूडियो आए हैं। मैं शायद उनका मशकूर भी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये शख्स मेरे जुड़वा भाई हैं। जुड़वा किस तरह से कि हम में सिर्फ 2 महीने का फ़र्क है हमारी पैदाइश में। बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं, इस हद तक कि उनके जो पसंदीदा कंपोज़र हैं, वो भी उनको भी मैं पियानो पर बजाती हूँ। इनकी पैदाइश नौशेर फ़िरोज़ सिंध में एक छोटी सी बस्ती में हुई। 5 भाइयों में से ये मंझले भाई हैं और शायद बड़ों से भी कुछ सीखा, छोटों से सीखा या सिखाया। सारी ज़िंदगी यही करते रहे। उसी छोटी सी बस्ती की छोटी सी गलियों में इन्होंने बचपन के खेल खेले, शरारतें भी की, इब्तदाई तालीम भी हासिल की और फिर 18 साल की उम्र में बड़े शहर की तरफ रुख किया। लेकिन उससे पहले ही इनके जहन की वुसअत, इनकी सोच की वुसअत बेदार हो चुकी थी। आज हमारे साथ मैं दावत देती हूँ वज़ीर इत्तलात और नशरियात और वज़ीर पार्लिमानी अमूर जनाब मुर्तज़ा सोलंकी को। वेलकम। शुक्रिया। माय ट्विन ब्रदर। आपके पास अगर कोई कागज़ का टुकड़ा हो तो मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं? बहुत से टुकड़े क्योंकि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी आपका ऑटोग्राफ लेने की। मेरा ख्याल है कि आज मुझे मौका मिल ही गया, इसीलिए आए आप। और मुझे भी ख्वाहिश थी कि मैं आपको अपना जुड़वा भाई कहूँ, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि हमारे दरमियान 2 महीने का फ़र्क है। लेकिन आप क्योंकि 1960 में पैदा हुए हैं तो यूर अ लीप ईयर बेबी, तो आपकी सालगिरह हर 4 साल मनाई जाती है। आप वैसे ही हैं जिस तरह से मैंने आपको देखा है। कब? बहुत पहले कराची में रियो ऑडिटोरियम में। बहुत अच्छे दिन थे, रोशन ख्याली के दिन थे, तरक्की पसंद सोच थी, लेकिन हम आगे निकल गए। मैं चाह रही हूँ कि वो छोटी छोटी गलियाँ अगर वाकई छोटी थीं, वो तो मैंने सिर्फ तस्वीरें देखकर कहा, मैं तो कभी भी नहीं गई। नवाब शाह ज़रूर गई जब वो नवाब शाह था। अब शायद बेनज़ीराबाद कहा जाता है। ज़िले का नाम बेनज़ीराबाद हो गया अब। शुरू वहाँ से करें? जी बिल्कुल। पैदाइश? हाँ, ये एक छोटा सा शहर है पडीदन। पुराना रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, बरतानवी दौर का, तो वहाँ मैं पैदा हुआ। बोर्ड का दरख्त है बीच में। हाँ, वो वहाँ है पडीदन रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर भुट्टो साहब पहली दफ़ा आए। उन्होंने मेरे ख्याल में अक्टूबर 1970 में, तो वो जलसा मैंने पीपल के दरख्त पे बैठ के देखा था। उसी पीपल के दरख्त पे? मुझे नहीं पता कि वही है या कोई और है, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा था। इंतखाबात से 1970 के जो पहले जमहूरी इंतखाबात हुए थे, मैं 10 साल का था। उससे पहले आप 10 साल के थे? जी जी। ठीक है, मैं भी 10 साल की थी। लेकिन मैं किसी पीपल के दरख्त पे नहीं चढ़ी, नीम के दरख्त पे चढ़ती थी। मैंने नहीं देखा था कभी भी आपके जिस लीडर का जिक्र आप कर रहे हैं। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहली दफ़ा आए हमारे शहर में, तो हर बच्चे को पता था कि जी भुट्टो आया है। तो मैंने अब्बा से कहा कि जी मैंने ना ये जलसा देखना है, मैंने भुट्टो को देखने जाना है। उसने कहा वो बहुत दूर है, कोई 1.5 किलोमीटर दूर है, तो थक जाओगे। मैंने कहा जी मैं नहीं थकता। उसने कहा फिर मैं थक जाऊँगा। मैंने कहा जी आप थके ना थके, लेकिन मुझे ले जाए। तो वो कुछ आगे पीछे हो रहे थे, तो मैंने कहा जी मेरा एक आपसे वादा है,
मैं अगले 1 महीना आपसे जेब खर्ची नहीं लूँगा, आप मुझे ले जाएं। आपने फिर वो मुझे ले गए। कुर्बानी दी जी जी और मुज़ाकरात किए। जी, तो मुज़ाकरात आपकी किए। ट्रेनिंग बहुत इब्तदा में ही शुरू थी। हाँ, मेरा ख्याल था कि जी ये उनके लिए एक अच्छी पेशकश होगी कि और वो ये मान गए। वो मान गए, वो मुझे ले गए। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो इतने लोग थे, मैंने इतने लोग ज़िंदगी में कभी देखे नहीं थे। तो मैंने कहा कि यहाँ से तो मुझे वो नज़र ही नहीं आएगा। फिर वो स्टेज के करीब गए, वहाँ भी मैं ऐसे ऊपर देख रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि वो दरख्त था पीपल का। मैंने कहा कि मुझे इस पे चढ़ा दे। तो मैं ऊपर चढ़ के गया तो बड़ा एक ज़बरदस्त नज़ारा। स्ट्रेटेजिक व्यू था। तो वहाँ बैठ के मैंने भुट्टो साहब की सिंधी में तकरीर सुनी। ज़ाहिर है उनकी सिंधी जो है वो हमारा जो शुमाली इलाका है सिंध का, वहाँ से वो ताल्लुक़ था उनका, लाड़काना से। तो उसको हम शुमाल को सिंधी में उतर कहते हैं। तो उत्तराधी लहजा जो है शुमाल का, उसमें वो उनकी वो तकरीर थी। और आपके लहजे से काफ़ी फ़र्क था? जी, हमारा जो इलाका है वो सेंट्रल है बिल्कुल। वस्ती सिंध का, उसको हम सिंधी में कहते हैं साहित्या परगुणों, लिटरेरी रीजन। तो हमारे रीजन की जो ज़बान है वो टेक्स्ट बुक की ज़बान है, सिंधी टेक्स्ट बुक की। इसीलिए आपको किताबों का इतना शौक है? किताबों का बस वो एक कीड़ा था मुझे बचपन से। आप ही को था कि आपके जो 4 भाई? उनको इतना नहीं था, मुझे ज़्यादा शौक़ था। तो हमारे मोहल्ले में एक साबिक हेड मास्टर थे, उनके पास एक पर्सनल लाइब्रेरी थी। तो उनसे मैं उधार लेकर आता था किताबें। तो उस ज़माने में बिजली तो थी नहीं, तो वो जो लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। तो अम्मी हमेशा मुझे डांटती थी, अंधे हो जाओगे, रख दो, सुबह पढ़ लेना। तो वो हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहती थी। तो वो शौक़ था मुझे। बिजली कब आई? बिजली आई मेरे ख्याल में 1970 या 71 में, और 70 में। वो मुझे याद है, मैं 5वीं जमात में था। तो मुझे पता चला कि जी फ़लाँ जो चाचा बरोही है ना, उसकी दुकान पे बिजली आई है। तो मैं जो रिसेस होती है, ब्रेक, उसमें मैं गया। मेरे पास जो भी सिक्के थे वो मैं लेकर गया। तो मैंने उनसे कहा कि चाचा ये मुझे बल्ब जलाकर दिखाएं और ये पंखा चला के दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि इस पे पैसे लगते हैं। तो मैंने अपना वो जेब खर्ची निकाल के ऐसे उनके हाथ में रखी। मैंने कहा कि ये ले पैसे, मुझे जो है वो। उस वक्त तक आपको आपके वालिद ने जेब खर्ची दोबारा देना शुरू कर दी थी? नहीं, ये उससे पहले की बात है। अच्छा, इलेक्शन भुट्टो साहब से पहले की बात है। बिजली आ गई थी? हाँ, बिजली जब आई थी तो उसने बल्ब यूँ ऑन किया और यूँ ऑफ किया, फिर पंखा ऑन किया, थोड़ा सा यूँ चला और बंद कर दिया। मेरा मुंह खुला का खुला हुआ है। मैंने कहा कि आपने बंद कर दिया? उसने कहा पैसे ख़त्म हो गए। लेकिन मुझे याद है कि बावजूद इस बात के कि उस रिसेस में मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं बड़ा खुश था। मैंने वापस जाके क्लास में मैंने हर बच्चे को बताया कि जी बिजली आई है और पंखा ऐसे चलता है और बल्ब ऐसे जलता है। आपने मतलब उस वक्त भी ये कुर्बानी दी कि जो रिसेस में टक शॉप के पैसे थे आपने बिजली देखने के लिए जी कुर्बान कर दिए? वो मैं रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कई दिन तक सोचता रहा कि यार ये क्या चीज़ मैंने देखी है। तो जब अगर नींद आ जाती थी तो क्या ख्वाब देखते थे आप? देखें, ख्वाब मैं रात को नहीं देखता था। दिन में आंखें खोलकर देखता था। और मैं क्या चाहते थे, क्या ख्वाहिशात थी आपकी? हर दौर के अलग ख्वाब थे और मेरे ख्वाब अभी भी मरे नहीं। मैं आज भी ख्वाब देखता हूँ, लेकिन वो ख्वाब शायद मेरे बारे में नहीं है, वो लोगों के बारे में है, वो इस ज़मीन के बारे में है, वो इंसानियत के बारे में है, और जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनके बारे में है। सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं, जानवरों के बारे में, दरख्तों के बारे में, माहौलियात के बारे में। तो अब क्या? आई हैव अ ड्रीम। व्हाट इज़ योर ड्रीम? क्या चाहते हैं आप इन सब जानदार चीज़ों के लिए? क्या चाहते हैं? मेरा ख्याल ये है कि हम लोग जो हैं इंसान,
वो लगता है कि बहुत ही एक लालची किस्म की एक स्पीशीज है। स्पीशीज है। और ख़ुद इंसानों के बारे में और अपनी जनरेशन के बारे में हमारी जो सोच है वो बड़ी मायोपिक और बड़ी महदूद और बहुत तंग नज़र है कि जो कुछ इस सरजमीन पर ज़मीन पर मौजूद है उसको खा लो। हम चाहते हैं कि सारा हम ले लें। हम अपने जो आने वाली नस्लें हैं और नबातात हैं, हैवानियात हैं, उसके बारे में कुछ ना सोचना चाहते हैं ना उनके लिए छोड़ना चाहते हैं। ये एक अफसोसनाक बात है। मेरे ख्याल में मेरी ख्वाहिश है कि ये सोच बदले। किस तरह से, कैसे बदलेंगे? आपकी सोच यहाँ तक कैसे पहुँची? बचपन से ही? नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ और इस हवाले से लालची भी रहा हूँ कि मैंने हमेशा वो दोस्त ढूंढे हैं जो हम जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, नई चीज़ें। जो लोग जिनसे मैं कुछ सीख नहीं सकता, मैं उनसे दूर रहता हूँ कि जी, और इस हवाले से मैं बहुत सेल्फिश हूँ। तो ये फैसला आप कैसे कर लेते हैं कि इनसे आप सीख सकते हैं और इनसे नहीं? मुझसे कुछ सीख सकते हैं? दूर से नज़र आता है। जैसे खुशबू जो है वो छुपती नहीं है, तो इल्म और दानिश वो भी जो है वो आप एक झलक में आपको पता चल जाता है। जो करिश्मा है लोगों का वो नज़र आता है। सबसे बड़ा इल्म तो शायद यही है कि इस चीज़ का एतराफ़ किया जाए कि हमें कुछ भी नहीं पता, कि हमें पता ही नहीं है, कि बहुत सी चीज़ें अभी सीखने को हैं। आपके उस सफ़र में, सीखने की ख्वाहिश में, आपने दोस्तों का जिक्र किया, आपके उस्ताद का भी आपने जिक्र किया, आपके वालिद भी शायद इस काविश में शामिल थे। वालिदा का आपने मुझसे जिक्र किया था कि घरेलू खातून थी। जो सोच में तब्दीली आई या सोच में जो वुसअत आई, वो कोई ऐसा वक्त था या आप समझते हैं कि कोई जिसको हम एपिफनी कहते हैं, जिसमें आपको वो रोशनी दिखी कि भी दुनिया तो ऐसे होनी चाहिए? ये क्या सिलसिला है? ये क्यों नाइंसाफ़ी का सिलसिला चला जा रहा है? यहाँ क्यों इस्तिसाल हो रहा है? उसके साथ क्यों ज़्यादती हुई? ये कोई एक ख़ास वक्त था या आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये एक शऊर बेदार हुआ? देखें, एक तो मैं ख़ुद एक गरीब ख़ानदान से हूँ। हमारे ख़ानदान के पास ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं था सिवाय अपने घर के छोटा सा। और एक गाय थी? जी, एक गाय थी आपकी? और एक गाय थी। मेरे जो वालिद थे वो एक जो मकामी जो ज़मींदार थे उनके पास काम करते थे। तो मैंने जब आँख खोली तो मैंने बहुत सारी जो एक तरह से जो एक गैर मसावी जो माहौल है वो मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं और कुछ लोग बहुत अमीर हैं। ये जो फ़र्क है, ज़िंदगी के जो मौक़े हैं वो बराबर ना होना और आप ख़ुद भी उसका एक तरह से शिकार हों, तो इस वजह से एक एहसास मुझे बचपन से ही था। लेकिन फिर ज़्यादा आप जब किताबें पढ़ने का शौक़ हो और फिर जब पढ़े लिखे लोगों की सोहबत में आए, मुझे अभी तक एक प्राइमरी स्कूल के जो टीचर थे उस्ताद अली अकबर सुमरो, वो अभी भी याद है, जिनके बारे में मशहूर था कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने फ़लसफ़े पे, अदब पे, शायरी पे, साइंस पे बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं। तो उन लोगों से जब आप मिलें और जब वो नई बातें करें तो आपको ऐसा लगे कि आप एक नई दुनिया में आ गए। ये जो इश्तियाक है इल्म का, तो वो ज़ाहिर है फिर आपकी आंखें जो है वो खोल देता है। जब आंखें खुल जाती हैं और आप उस सफ़र पर चल पड़ते हैं अपनी ये ख्वाहिश को किसी तरह से पूरा करने के लिए कि एक गैर मुसावी निज़ाम को तब्दील किया जाए, मुसावात की तरफ हम जाएं, इंसाफ की तरफ हम जाएं, हक़ मिले सबका,
उस सफ़र में आपके कौन साथी थे? मेरे बहुत सारे साथी थे, और क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए हैं, तो उसमें हर मंजिल और हर सफ़र में काफ़ी लोग मिले जो कि एक तरह से जैसे लाइट हाउस होता है उसकी तरह से अंधेरी रात में रोशनी रोशनी देने वाला। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं एहसानमंद हूँ ज़िंदगी भर। अदीब हैं, शोरा हैं। अदीबों का अगर आप थोड़ा सा बता दें, जो आपसे मेरी मुलाकात पहले की है, जो चीज़ें हम शेयर करते हैं, वो द लव फॉर रशियन लिटरेचर। मैं समझती हूँ अगर रूसी अदब किसी ने नहीं पढ़ा तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि जड़ा जिन्हें पंजाब नहीं वेख्या या लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो मैं समझती हूँ कि वो भी पैदा नहीं हुआ शख्स जिसने रूसी अदब नहीं पढ़ा। आपके कौन से जो मुसन्निफ़ीन रूसी और दूसरे, अभी आपने दागिस्तान के एक मुसन्निफ़ का जिक्र किया है, रसूल हमज़ातोफ जी, और रूस में रूसी मुसन्निफ़ों में से कौन? रूसी मुसन्निफ़ीन में बोरिस पास्तरनैक। सबसे पहले आपने किसको पढ़ा? गोरकी को पढ़ा आपने? सबसे पहले मैंने गोरकी का जो नावल है माँ, वो पढ़ा। और आपको अपनी माँ उसमें दिखी? मेरी माँ भी दिखी, लेकिन जो गोरकी की जो माँ है वो सिर्फ अपने बच्चों की माँ नहीं थी, बल्कि बहुत सारे बच्चों की माँ थी। तो वो एक तरह से ग्रैंड माँ का एक वो तस्वर है। लेकिन रूसी अदब का जब आपने जिक्र किया तो दोस्तोयेव्स्की है, चेखोव है, मिखाइल शोलोखोव है, टॉल्स्टॉय है, जो किताब है एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन, उसमें और डॉन बहता रहा। जी हाँ, उसमें आपको कुछ झलक दिखी सिंध की? जी बिल्कुल। सिंधी दहकान की जो स्ट्रगल है रोज़मर्रा की, वो भी, ज़मीन से जो जोड़ है उसका, वो भी, और जिस जो जबर का निज़ाम है उसके बारे में भी। लेकिन मुझे जो रूसी ड्रामा निगार हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद थे वो चेखोव थे, एंटन चेखोव। वो बहुत ही मज़े के उनके खेल हैं, आपने भी पढ़े होंगे। लेकिन वो उनका ज़्यादातर तवज्जो उनकी ज़रा बुर्जुआजी या मिडिल क्लास जो ज़रा असर रसूख वाले लोग हैं, लेडी एंड द लैपडॉग, इस तरह के खेल थे उनके। आपने थिएटर की तरफ जब रुख किया, हम तो वापस जाएंगे आपके 18 साल की उम्र तक, जहां आपने कराची का सफ़र, यानी कराची तक आप गए और आपने अपनी पहली मुलाजमत जो है वो अकेला गया था। अकेले गए ट्रेन पर बैठकर, उसी सबसे छोटे शहर से सबसे बड़े शहर में, उसी स्टेशन से जहां वो पीपल का दरख्त है। हम थिएटर तक आएंगे, लेकिन पहले जो आपकी सियासी सोच है या जो नज़रियात है उसकी तख्लीक में या उसको किसी तरह की शक्ल देने में किन मुसन्निफ़ों का या कौन से फ़िलासफ़र्स थे या पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स थे जिनको आपने पढ़ा? देखिए, मैंने तो काफ़ी लोगों को पढ़ा जो प्रोग्रेसिव जो लिखारी थे, उन सबको पढ़ा। जो क्लासिक्स में भी पढ़ा मैंने मार्क्सिज्म को भी पढ़ा, मैंने माओ को भी पढ़ा, मैंने लेनिन को भी पढ़ा। और ये तर्जुमे में पढ़ा, सिंधी में पढ़ा? ज़्यादातर जो किताबें मैंने पढ़ी वो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसी जगह और ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ की ज़बान काफ़ी तरक्की याफ्ता है। मैंने दुनिया का बेहतरीन अदब हेमिंगवे से लेके अल्बर्टो मोराया, काफ्का, गोयते, चेखोव, बंगाली जो है वो काजी नज़रुल इस्लाम से लेके इन टैगोर भी ये सारी सिंधी में पढ़ी। यहाँ तक कि मुझे ये इल्म है
कि कुरान मजीद के जो पहले तर्जमे हुए हैं जिन ज़बानों में, उनमें सिंधी ज़बान भी शामिल है। बाइबल सिंधी में मौजूद है। और आपने पढ़ा है? जी, मैं पढ़ा। तो इस वजह से ये मेरी खुशकिस्मती थी। लेकिन उर्दू मैंने बाद में सीखी। मुझे याद है कि मेरे शहर में उर्दू बोलने वाले नहीं थे। जो मुहाजिर थे वो ज़्यादातर जो रोहतक का इलाका है वहाँ से, वो जो कहते हैं ना कड़े जावे है उनकी तो खास है जी, बिल्कुल वो रोहतकी बोलते हैं। तो बड़ी खूबसूरत ज़बान है बहुत, लेकिन वो उर्दू नहीं है। तो मुझे याद है कि वो मैं काफ़ी अरसे तक घुटने को घटना कर था। तो मेरे तलफ़ुज़ जो है वो खासे ख़राब थे। वो तो कराची जाने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई। बड़े अच्छे लोग मुझे मिले। कराची का बताएं, कराची का रुख क्यों किया आपने? मेरे जो दोनों बड़े भाई थे वो पुलिस में थे और मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं पुलिस वाला बनूं, और मैं पुलिस वाला नहीं बनना चाहता। मैंने अब्बा से कहा मैंने पुलिस वाला नहीं बनना, क्योंकि मुझे शौक़ था लिखने पढ़ने का। तो मुझे लगता था कि ये काम जो है ना मुझे लिखने पढ़ने से बहुत दूर ले जाएगा। तो इसलिए मुझे याद है कि स्टील मिल्स में कोई नौकरी का एक इश्तहार छपा ट्रेनिंग का, तो मैंने बताए बगैर दरख्वास्त दे दी और वो नंबर मेरे अच्छे थे। मैं इंटरव्यू देकर आया सखर में, तो इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया। जब मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो फिर मैंने अब्बा को दिखाया कि ये आ गया, मैं जा रहा हूँ। तो फिर इधर उधर से कुछ पैसे वैसे करके उन्होंने फिर कोई रिश्तेदार कोई कराची में होगा कि जी इनको ज़रा चंद दिन के लिए रख लें वगैरह। तो इस तरीके से मैं अकेला ट्रेन में बैठ के कराची गया और मुझे याद है कोई 150 रुपये माहाना स्टाइपेंड था और एक बैरक में कोई 6-8 लड़के हम वो वहाँ रहते थे और वहाँ एक मेस था जहाँ पर खाना मिलता था। तो उस 150 में से भी कुछ पैसे बचा के जो है वो जो फुटपाथ पे जो किताबें बेचने वाले वहाँ से जाकर हम किताबें ख़रीदते थे और जो है वो शेखी मारते थे अपने दोस्त, देखे जी मेरे पास इतनी किताबें हैं। जैसे आजकल के ज़माने में शेखी मारी जाती है कि मेरे पास फ़लान फ़ोन है, इतने हज़ारों का, लाखों का, बल्कि उस ज़माने में आप किताबों की शेखी मारते थे। वो उस ज़माने में कम से कम सिंध में तो यही कल्चर था और ये ज़ियाउल हक का दौर था और उस वक्त बहुत ज़्यादा एक सियासी शऊर था सिंध में, तो कम से कम MRD की मूवमेंट भी उसी ज़माने में चली। तो वहाँ उस वक्त नौजवानों में, और ये अक्रॉस द बोर्ड था, सिर्फ सिंधी नौजवानों में नहीं, कराची के अंदर जो बहुत सारे जो उर्दू स्पीकिंग और जो नौजवान थे उनके अंदर भी बहुत शौक़ था किताबें पढ़ने का, स्टडी सर्कल्स का, कि जी 7-8 लोग जो है वो बैठे हुए हैं और एक किताब खोल के पढ़ रहे हैं जी। एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर उस पर बहस हुई और फिर पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ें और उस पर गुफ्तगू करने का तज्जिया किया जाता था जी। तो वो एक मेरे ख्याल में एक बहुत ही एक इनलाइटमेंट का एक पीरियड था कि जी अदब पे, फ़लसफ़े पे, सियासत पे, मईशत पे, आलमी उमूर पे गुफ्तगू करना। मतलब ये एक ऐसा नशा था कि जैसे कि बंदा महसूस करता है कि जी एक दफ़ा आपने ये नशा किया है और फिर आप इंतज़ार में हैं कि अगली बार जो है वो कब हम इस तरह की नशिस्त करेंगे। मेरे ख्याल में ऐसा नशा था सोलंकी साहब कि अगर मुझे याद पड़ रहा है कि आप तो स्टील मिल में जब भर्ती हुए हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन उस वक्त क्या थी? कि मैं जब गया हूँ तो उस वक्त मेरी सिर्फ इंटरमीडिएट थी, फिर मुझे वहाँ वो 2 साल का डिप्लोमा था केमिस्ट्री का। तो आई वॉज ट्रेंड एज अ केमिस्ट और वो क्योंकि रूसियों ने लगाई थी तो रूसी चारों तरफ होते थे वो आपने रूसी भी सीखी? उन्हीं से सीखी, लेकिन वो पहले बुरे अल्फाज सिखाते हैं आपको वो तो हर ज़बान में वो तो लाजमी है, फिर वो तो आपको डिक्शनरी और वो जो सिरिलिक जो अल्फ़ाबेट को पढ़ना। तो मैं 2012 में जब जरदारी साहब के साथ मास्को गया, जब मैं रेडियो का डायरेक्टर जनरल था रेडियो पाकिस्तान का, तो मुझे बहुत मज़ा आया
मैंने कहा जी आप ये काम करें, मैं ज़रा घूम फिर के आता हूँ। मैं अपने कभी आप रूस में। बॉल्शॉय थिएटर में जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, वाह। तो इट वाज फन। आपने अपने केमिस्ट्री के पेपर के ऊपर फ्रेडरिक एंगल्स को कोट किया था जी। वो आप ज़रा दोहरा सकते हैं? वो एक आपने जब आप ग्रेजुएट कर रहे होते हैं तो आपको एक थीसिस लिखनी होती है, और थीसिस तो क्या था आपका? क्योंकि मैं केमिकल एनालिस्ट था तो एनालिसिस ही उस पर थीसिस था। तो मैंने एक फ्रेडरिक एंगल्स का कोट निकाला, वो था कि देयर कैन बी नो सिंथेसिस विदाउट एनालिसिस। कोई नई चीज़ बन नहीं सकती जब तक आप तज्जिया ना करें। तज्जिया। तो वो कीमियाई तज्जिए से सियासी तज्जिए तक जो सफ़र है उसमें कई अशरे गुजरे। सियासी तज्जिए के बाद या उसके साथ साथ आपने कराची में एक ख़ास, मैं समझती हूँ, अड्डा ढूंढा या आपको मिल गया, किस तरह से मुझे नहीं मालूम, वो कहानी आप बताएंगे, जो असलम अज़हर साहब का एक ठिकाना था दस्तक के नाम से। उसी दौर में ये वही दौर था जनरल ज़ियाउल हक का। जी जी। मेरी बहन मदीहा ने लाहौर में अजोका कायम किया था। तो ये दोनों थिएटर ग्रुप साथ साथ चल रहे थे, दोनों का मकसद भी यहाँ एक ही से था। शहर को देखो जी, वो बिल्कुल तरक्की पसंद अदीबों की 100वीं 50वीं गोल्डन जुबली जी थी। जी 1985 थी 1986 में 86 में, जो हमने रियो में परफॉर्म की थी। मैंने भी रियो में परफॉर्म किया, लेकिन वो मज़ेदार किस्सा है, मैं बताऊंगा। वो बताएं, वो आपका पहला परफॉर्मेंस? जी जी, वो ये था कि जब आप लोग, हाँ, वो जैसे आप लोगों का एक खेल हुआ, उसी तरह से दस्तक जो थिएटर ग्रुप था जिसमें बाद में मैं शामिल हुआ, तो क्योंकि असलम अज़हर के साथ दोस्ती थी तो मैं ऐसे बैठा हुआ था पहली निशिस्त में। तो थोड़ी देर बाद खेल चल रहा है तो दूसरी या तीसरी परफॉर्मेंस थी, तो उनके जो बेटे हैं जो अब तो बहुत अच्छे शानदार वो गुलकार हैं, सिंगर हैं, अरीब अज़हर, वो आए, ऐसे घुटने को हाथ लगाया, घटने को, हाँ वो अब उस वक्त तक तलफ़ुज़ ठीक हो गया था। कहता है अब्बा बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन? अब्बा बुला रहे हैं, मतलब असलम। तो मैं पीछे वो विंग्स में गया तो असलम खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि ये कपड़े उतारें और ये सामने वाले जो कपड़े पड़े हैं ना, फटी हुई जीन और ये कमीज़ ये पहने। मैंने कहा असलम क्या हुआ? डू व्हाट आई से, डोंट क्वेश्चन मी, डोंट क्वेश्चन मी। तो अब असलम के सामने वो इनकार जो है वो बहुत मुश्किल काम होता। तो मैंने कपड़े तब्दील किए, उन्होंने कहा ये बतखें पकड़े मरी हुई। असल, जी जी, असल मुर्दा, असल मुर्दा बतखें लेकर आए थे जी, कि ये पकड़ें और ये आपका क्यों है। जब ये जुमला आप सुने तो आपने ये पकड़ कर स्टेज पे आना है और आपने ये बतखें मुझे पकड़ानी है और कहना है सीनियर गैलीलेई, यहाँ से किसी गुजरने वाले ने ये बतखें आपके लिए दी हैं। आपने मुझे पकड़ानी है, वापस जाना है, कपड़े तब्दील करके बाकी जाके खेल देखें। ये मेरी एंट्री थी थिएटर। बतखें गिराई तो नहीं, वो नहीं, उस वाकई मुर्दा थी। हाँ हाँ, भाग भी नहीं सकती थी। नहीं, भाग भी नहीं सकती थी, लेकिन वो किसी तरह से हिम्मत करके वो मेरी लाइन जो थी वो इधर उधर नहीं हुई और ये मेरी पहली थिएटर की परफॉर्मेंस। पहुंचे और क्यू पर पहुंचा और क्यू पर मैं ये निकला थी। और फिर कपड़े चेंज किए और जाके बाकी प्ले देखा। प्ले देखा। उसके बाद आपने कुछ इससे जरा ज्यादा चैलेंजिंग रोल किया। उसी के फौरन बाद, क्योंकि वो 1986 था, तो यौम मई की 100 साल सालगिरह थी, 1886 शिकागो की और 1986। तो मैं गया, ग्रुप की जो मीटिंग होती थी जिसमें फैसले होते थे कि कौन सा खेल करना है और कास्टिंग होती थी कि जी किसने कौन सा रोल करना है। तो वो उसमें मैं बैठा हुआ था, तो असलम ने उसी तरह से ऐलान किया जैसे मुझे उन्होंने बतखें पकड़ने का हुक्म दिया था। उन्होंने कहा जी ये जो अभी यौम मई पे हम जो खेल कर रहे हैं वो था सेंट जॉन ऑफ द स्टॉक यार्ड्स, जो कि शिकागो के जो मीट पैकिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो लेबर मूवमेंट थी उसके लिए जर्मन प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेख्त ने लिखा था। और सेंट जॉन मतलब जॉन ऑफ आर्क, हाँ, जॉन ऑफ आर्क को उन्होंने जॉन ऑफ स्टॉक यार्ड्स बना दिया। तो असलम ने ये ऐलान किया कि जी इसमें जो मेन रोल है
शिकागो के मीट पैकिंग टाइकून पियरपॉन्ट माउलर का, वो मुर्तज़ा ने करना। लेकिन आप तो टाइकून का रोल, जी आप तो टाइकून के खिलाफ थे, उनके बस, जबर लेकिन के वो रोल खिलाफ था रोल फिर किया। वो कोई 6 महीने मैंने उस मेरे ख्याल में 4-5 महीने हमने उस पर काम किया, उस खेल पे। मैंने वो दाढ़ी रखी और एक फ्रेंच कट और एक सिगार के साथ आप स्टेज जैसे खुलता है तो पहला एक्ट जो है उसमें आप आते हैं और दौड़ना शुरू करते, कोई 1.5 घंटे का। हाँ, क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र 26 साल थी। इसी दौर आपने गाना भी शुरू किया या इससे हमारा पहले? एक ग्रुप था, वॉइसेस Voices। म्यूज़िक ग्रुप, जिसमें हम गाते भी थे और वो सिंधी और उर्दू की जो शायरी थी, ज़्यादातर तरकीब पसंद शायरी थी। फैज़ साहब और सिंध के जो जदीद मॉडर्न शायर, जिनकी इस साल 100 सालगिरह है, शेख अयास, उनके गीत थे। तो और वो EMI ने वो एल्बम रिलीज़ किया 1988 में और उसके प्रोड्यूसर असलम अज़हर साहब थे, तो वो भी किया। और कराची टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न, जहाँ भी हम बैठे, 2 साल मैंने फोक म्यूज़िक का प्रोग्राम, उसका मैं कंपेयर भी था और उसका स्क्रिप्ट राइटर भी था। सिंधी फोक म्यूजिक, सिंधी फोक म्यूज़िक। और ये सारे जो लेजेंड्स हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, मोहम्मद जुमन, अलन फ़कीर, मोहम्मद यूसुफ, फ़कीर अब्दुल गफ़ूर, ये सारे जितने भी लेजेंड्स थे, तो वो आते थे, उनके साथ बैठ के हमने रिहर्सल्स भी की। और वो प्रोग्राम, हमारे बहुत मशहूर वो प्रोड्यूसर थे बेदल मसरूर, जो हमारे म्यूज़िक ग्रुप के भी लीड सिंगर्स थे और कंपोज़र थे। तो उनके साथ मैंने 2 साल तक 2 चेक मिलते थे मुझे, कंपेयर का अलग से, और मुमताज़ मिर्ज़ा मरहूम जो है वो हेड थे स्क्रिप्ट के। मैंने उनके साथ जाके ज़िद की कि मैं अपना स्क्रिप्ट खुद लिखूंगा, तो उन्होंने कहा एक दफ़ा मुझे लिख दे, तो एक दफ़ा मैंने लिख दिया। तो उसका भी अलग, उसके अलग चेक था और मिलता था। कंपेयरिंग तो का अलग। मैं अभी हो गया बड़े वैसे आप हाँ। गुन्ने बड़े गुन्ने अपने लिए काम, मतलब इजाफा कर लिया काम में भी और कमाई में भी। तो 2 साल तक मैंने ये किया, सिंध सिंगार के नाम से, पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर से सिंधी फोक म्यूज़िक का प्रोग्राम। और वहीं पे रियो ऑडिटोरियम में पूरा भरा हुआ होता था लोगों के साथ, और उसमें हम रिकॉर्ड। सिंध की सरजमीन बहुत ज़रखेज़ है, ख़ास तौर से जो फ़नून लतीफ़ा हैं, ख़ास तौर से सुफियाना कलाम। और हमें तो खैर, क्योंकि हम तक तो जो गाते हैं उन्हीं से पता लगता है ना। आपके पसंदीदा जो कलाम जो लिखे गए हैं, आपने शेख अयाज का जिक्र किया, आप कुछ गीत में नहीं, वैसे ही आप कुछ सुना सकते हैं उनका कोई शेर? अयाज की एक नज़म है, ख्वाब हो जन आज़ाद तबियो छा घुर्जे, अगर मेरे ख्वाब आज़ाद हो जाएं तो मुझे और क्या चाहिए। ख्वाब असांजा जंगी कैदी जिन ते फातिह थुकारन था, मेरे ख्वाब उन जंगी कैदियों की तरह से हैं जिन पर फातिह थूकते हैं। ख्वाब असांजा जंगी कैदी जिन ते फातिह थुकारन था, पंहिंजे पेरनि में केराए तलवारुनि सां ललकारन था। मेरे ख्वाबों को मेरे पाँव में, अपने पाँव में फेंक कर तलवारों से उन पर हमले करते हैं। बाहर किए। हाँ। ख्वाब असांजा जंगी कैदी जिन ते फातिह थुकारन था, पंहिंजे पेरनि में केराए तलवारुनि सां ललकारन था। हाणे त हिन धरतीअ ते सभ खां ख्वाब वॾा ॾोहारिया आहिनि। अब इस धरती पर सबसे बड़े मुजरिम ये मेरे ख्वाब हैं। ख्वाब हैं, आप समझते हैं? उसी में आखिरी लाइन है, जे चौधारी नारो गूंजे धरती जिंदाबाद तबियो छा घुर्जे। अगर ऐसे में नारा गूंजे धरती जिंदाबाद तो और क्या चाहिए। अगर मेरे ख्वाब ही आज़ाद हो जाएं तो मुझे और क्या चाहिए। आप समझते हैं हमें ख्वाब देखने की इजाज़त है? न सिर्फ ख्वाब देखने की इजाज़त है, बल्कि ख्वाब देखने की इजाज़त मांगनी नहीं चाहिए। यानी हमें ख्वाब देखने भी चाहिए इसके... और उनकी ताबीर के लिए जदोजहद ख़त्म नहीं करनी चाहिए। इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि ख्वाब देखने की इजाज़त मिले। आपका कोई पछतावा, किसी चीज़ से मायूस हुए?
आपकी मुलाकातें बहुत बड़े बड़े लोगों से हुई, उनमें से बेनज़ीर बीबी एक, आसिफ जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनको आप इंटरव्यू करने चले गए लेकिन उन्होंने उल्टा आपका इंटरव्यू कर लिया, ठीक है। इन बड़े बड़े लोगों से मिले आप और फिर आपने अपने ब्रॉडकास्टिंग का जो पूरा बाकायदगी से आगाज़ किया वॉइस ऑफ अमेरिका से। जी, मेरी एक डिग्री है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, पहले अमेरिका आपने से। डिग्री हासिल जी, जी। की और फिर मुझे नौकरी मिली वॉइस ऑफ अमेरिका में, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन तीनों के लिए मैंने काम किया। कितने साल? 2008 तक मैं 15 साल अमेरिका में रहा, तो 6-7 साल तो वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ था, 2 साल तो मेरी डिग्री कंप्लीट करने में लगे। तो 2008 आप वापस पाकिस्तान किस सिलसिले में आए? 2008 में मैं आया इलेक्शन के बाद। मुझे असाइनमेंट मिली कि आप जाके, आपके ताल्लुकात पाकिस्तान में बड़े अच्छे हैं और नई हुकूमत बनी है, वो सारे दोस्त हैं आपके, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी आपकी दोस्त हैं शेरी रहमान, और गिलानी साहब, जरदारी साहब आपके दोस्त हैं, बीबी आपकी दोस्त थी, तो आप जाके उनका प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करके आए। तो मई 2008 में मैं आया। तो हस्बे मामूल वजारत इत्तलात और नशरियात वालों ने कहा कि जी सवाल पहले से जमा कराएं। तो मैंने शेरी रहमान को फ़ोन किया कि यार हम आज़ाद साफ़ ही है, हम सवाल पहले कैसे जमा कराएंगे। उनका नहीं, ये इनका एक दस्तूर है, आप ऐसे ही कुछ सवाल जमा कराएं, जब आप सेट पे आएँ तो उसके बाद फिर हम संभाल लेंगे। तो वहाँ तो फिर वो सारे सवाल धरे के धरे रह गए। हमने तो अपनी जो दिल में आया वो हमने किया, और गिलानी साहब ने भी माइंड नहीं किया। तो वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो फिर गिलानी साहब और शेरी ने बुलाया कि जी अब ज़रा इधर आए ना साइड पे, अब ज़रा हमें इंटरव्यू दें। तो शेरी ने कहा कि जी इनको बुला लें, और बीबी से भी उन्होंने वादा किया था, और जरदारी साहब ने भी कहा है कि जी इनको बुला लें। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जी आप आ जाएं, और जो हमारा रेडियो है उसके आप पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग, हाँ, उसके तो डीजी आप बने। हाँ, तो मैं वापस जा नहीं रहा था, तो एयरपोर्ट पे तो हमारे दोस्त हैं अंसार अब्बासी, उन्होंने कॉल किया, साईं वो आपका नोटिफिकेशन हो गया है डायरेक्टर जनरल का। रास्ते में हाँ, मैं जा रहा था वापस मुड़ कर आए। हाँ, तो फिर 1 महीने बाद मैं वापस आया जून 2008 में, और 5 साल मेरे ख्याल में ज़ैड बुखारी मरहूम के बाद मेरा सबसे तवील अरसा था एज डायरेक्टर जनरल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। उनके 11 साल थे, मैं कोई 5 साल तक 2 प्रेसिडेंट, 2 प्राइम मिनिस्टर्स और 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स, 6 सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के साथ मैंने आपने काम किया। शायद इसीलिए आपको इस वक्त ये वजारत दी गई है, क्योंकि अव्वल तो आपका हर एक के साथ एक अच्छा मेल है, और मैं समझती हूँ कि यही जोड़ हमें इंसान बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। लेकिन आपका जोड़ एक और है जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, वो जोड़ है जानवरों के साथ। और क्योंकि मैं ये जानती हूँ आपके बारे में और नजमा के बारे में, बेगम सोलंकी के बारे में, कि आप मेरी तरह सड़कों से ज़ख्मी, बीमार, बेघर, लावारिस जानवर उठाते हैं। इसीलिए मैंने ये मुनासिब समझा आपसे पूछे बग़ैर कि आज अगर एक छोटा सा हम आपको तोहफ़ा दे दें, आप उसे कबूल करेंगे? कहाँ है वो आवाज़ें दे रहा है। अच्छा, लाए, ये आपके शहर की एक सड़क पर ज़ख्मी पड़ा हुआ था। तो कौन है? शॉल लाला, लाला, ये तो जिंजर है। जिंजर है, इसका नाम सिम्बा है। आ जाओ, अब आ जाओ ना, अब आ जाओ ना, आ जाओ ना, अब मेरे पास आ जाओ ना, आ जाओ ना, दिखा, सुकून मिल गया ना आ इसको। जाओ ना। Started purring. इसकी आवाज़, He knows he's in safe hands. इसकी आवाज़ सुनी, कुरकुर सुने इसकी। ओह नो, नहीं नो।
सोलंकी साहब, नहीं ना। सोलंकी साहब, हम्म, ये वक्त बहुत कम था आपके साथ, अभी तो शुरू हुई थी बात, और अब तो इसकी बात अब हमने करनी है कि इसको आपने संभालना है, घर पे रखना है कि नहीं रखेंगे ना, नहीं तो मुझे फिर बहुत लंबे सफ़र पे ले जाना पड़ेगा। नहीं ना, नहीं ना। सोलंकी साहब, आपने कहा कि हमें ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं लेनी चाहिए। आपने ये भी कहा कि इंसान एक शायद एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसने दुनिया जहां में अपनी लालच की खातिर बहुत सी चीज़ें तबाह की हैं। हाँ। क्या हमारे ये ख्वाब हो सकते हैं कि हम इस दुनिया को इस तरह से देखें कि हम सब जानदार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? मैं अपने मेहमान का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में उन्होंने ऐसी बातें की जो अक्सर हमें नहीं पता लगती। हम सिर्फ शख्सियत को ही देखते रहते हैं, शख्स को नहीं, उस इंसान को नहीं, उस शख्स को जिसके ख्वाब जो हैं वो इजाज़त नहीं मांगते, और उस शख्स को जिसने आज हमें ये सबक सिखाया कि हर चीज़ का जोड़ हर दूसरी चीज़ से है, हर जानदार चीज़ का हर जानदार चीज़ से जोड़ है। इस जोड़ को हमने तोड़ना नहीं है, इस सिलसिले को भी हमने आगे बढ़ाना है। तब तक हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप महफूज रहें, खुश रहें, शाद बात रहें। खुदा हाफिज़।